हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी बढ़िया, अच्छे? ठीक है। देखिए, और बताओ, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। देखो, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो, अब तक हमने सारी चीजें बेसिक पढ़ लिया, चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी। आज हम जो पढ़ रहे थे, बीज हमने जो कल पढ़ा था लास्ट में, वो हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो रासायनिक समीकरण थे उनको संतुलित करना। मैंने बताया था 1 नंबर का मतलब क्वेश्चन आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो क्या क्या पढ़ लिया था, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सबसे पहले हमने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान के बारे में पढ़ा। विज्ञान में क्या होता है, देखो तुम्हें बोरिंग लग सकता है कि सर ये रोज की रोज क्या है, लेकिन बेटा ये मतलब क्या है, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, विज्ञान क्या है बेटा, वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान मतलब किसी चीज का, तो प्रकृति से प्राप्त वह ज्ञान जो प्रयोग द्वारा पुष्ट हो, सुव्यवस्थित हो और क्या हो, क्रमबद्ध हो। क्या कहलाएगा हमारे पास, विज्ञान कहलाएगा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, विज्ञान की 3 शाखाएं पढ़ी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे, न्यूटन थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रसायन विज्ञान में रसायनों का अध्ययन, जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन और जीवों के जीवन के बारे में, मतलब जीवों का जो जीवन है उसका अध्ययन। ठीक है, उसके अलावा तीसरा हमने किसमें देखा, भौतिक विज्ञान, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ऊर्जा के अनेक रूपों जैसे कार्य, गति, बल, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये चीज मैंने बताई थी तुम्हें। उसके बाद में मैंने तुम्हें क्या कराया, 30 एलिमेंट कराए, मतलब 30 तत्व कराए, जिनमें मैंने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके बारे में हमने बात की। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ बेसिक सूत्र देखे थे, जैसे जल का सूत्र हो गया, नमक का सूत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने अम्ल, क्षार और लवण के सूत्र देखे थे थोड़े थोड़े से, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। उसके बाद में क्षार में हमने NaOH देखा, KOH देखा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने लवण देखा, NaCl, KCl। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, एक सक्रियता श्रेणी और पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या देखा था कि उसकी मैंने ट्रिक बताई थी, भाई सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताई थी उसको ट्रिक याद करने की, क्या बताई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ। ठीक है, ये वाली चीज मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने चैप्टर की शुरुआत की, और चैप्टर की शुरुआत में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का नाम ये था अपना। ठीक है, अब हमने क्या देखा उसमें, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब भी कोई एकल पदार्थ, जब भी कोई एक पदार्थ खुद से या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर लेता है और एक क्या कर लेता है, एक या एक से अधिक भिन्न गुणों वाला पदार्थ बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें होती है, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, अभिकर्मक देखा। अभिकर्मक क्या होता है, अभिकर्मक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्पन्न करते हैं या उसके होने या न होने को बताते हैं। उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। दूसरा बताया हमने मंदक। मंदक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को धीमा कर देते हैं, मंदक कहलाते हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में सारी चीज देख ली हमने। इसके बाद हमने देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। उससे पहले मैंने बताया कि समीकरण किसे को कहते हैं, समीकरण एक ऐसा कथन होता है जिसमें दोनों पक्षों को क्या रखा जाता है, बराबर रखा जाता है। उसके बाद में मैंने बताया कि जो समीकरण होती है वो 2 प्रकार की, पहली तो होती है शब्द समीकरण और एक होती है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण क्या होती है, शब्द समीकरण ऐसी समीकरण होती है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण ऐसी समीकरण होती है जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को किसमें लिखा जाता है, सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में, चिन्हों के रूप में लिखा जाता है। वो क्या कहलाती है हमारे पास, क्या कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। फिर उसके बाद में हमने बात की कि रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार हैं। ठीक है, उनमें एक तो होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। एक तो होता है संतुलित और एक क्या होता है, असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित मतलब अनबैलेंस। तो अनबैलेंस वाली क्या होती थी, असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी होती थी, असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी समीकरण होती थी जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं को, अभिकारक के जो परमाणु थे उनका कुल द्रव्यमान उत्पाद के परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, वो कहलाती थी असंतुलित। और दूसरी होती थी संतुलित। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होता है, अभिकारकों के परमाणु का कुल द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, वो क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण के 2 नाम मैंने और बताए थे, जिसको हम ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद में हमने परिवर्तन देखे। मुख्यतः जो भी अभिक्रियाएं होती है उनमें 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में मैंने बताया
कि भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब इसको दोबारा चेंज किया जा सकता है। दूसरा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जो पदार्थ होता है वही पदार्थ रहता है, ठीक है। और यह एक उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय मैंने दोनों चीजें बताई थी। रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये इसमें एक अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये एक अस्थायी परिवर्तन होते हैं, मतलब एक बार हो गए वो हो गए, परमानेंट होते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तीसरी बात हमने देखी कि अनुत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में मैंने बताया कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको यदि अभिक्रिया से हटा लिया जाए, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें कोई मतलब अभिक्रिया में जो परिवर्तन है जिसके कारण हो रहा है, जो भी रीजन है जिस कारण से हो रहा है, उस कारण को अगर हम हटा ले, उस कारण को हम क्या कर ले, हटा ले, तो वस्तु क्या हो जाती है, पुनः पहले वाली जैसी अवस्था थी उसमें ही आ जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है बेटा जिसमें से यदि कोई अभिक्रिया है और उसमें से हमने अगर परिवर्तन का कारण हटा लिया, लेकिन परिवर्तन का कारण हटाने के बाद में भी वस्तु पहले जैसी अवस्था में नहीं जा पाती, अगर ऐसी मतलब पहले वाली जैसी अवस्था में नहीं जा पाती तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद में हमने आगे क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा कि भाई जो रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित क्यों करना पड़ता है। तो मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु का कुल द्रव्यमान उत्पाद के परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है, मतलब पहले भी और बाद में भी, ठीक है। अभिक्रिया के पहले भी और अभिक्रिया के बाद में भी। उसके बाद हमने देखा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम कौन कौन से हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, परमाणु क्या लिखेंगे, संख्या। उसके बाद में जो भी अधिक वाला परमाणु है, जिसके जो भी अधिक परमाणु है, परमाणु की जिसमें संख्या अधिक होगी पहले हम उसको संतुलित करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे सभी को संतुलित करेंगे। उसके बाद में मैंने बताया था कि तीर के निशान पर क्या लिखेंगे, हम स्थिति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्था लिखेंगे, मतलब परिस्थिति लिखेंगे। तीर के निशान पर क्या लिखेंगे, परिस्थिति लिखेंगे, तथा उनकी जो भौतिक अवस्था है उनको भी उसमें दर्शाएंगे। भौतिक अवस्था मैंने बताया था जैसे ठोस, द्रव, गैस, मैंने तीनों चीजें बताई थी कि मतलब जो ठोस होती है उसको एस से दिखाते हैं, एस का मतलब सॉलिड होता है। उसके बाद में मैंने द्रव की बात की, द्रव में मैंने बताया कि द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, और उसको एल से दिखाते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में मैंने गैस का भी बताया, गैस को हम किससे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं, स्मॉल जी से। के बाद में मैंने बताया कि एक जलीय विलयन और होता है, जलीय विलयन को उसमें मैंने क्या बताया था, एक्वस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक्वस। तो उसको किससे दिखाएंगे, ए क्यू से, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक जो समीकरण थे उनको संतुलित करने का प्रयास कर रहे थे। हमने 5 कर ली थी, एक मैंने तुम्हें दी थी बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूं रासायनिक समीकरण तुम्हारी जो कल वाली थी, ठीक है। कौन सी थी कल वाली, कल वाली थी तुम्हारी CH4 प्लस में O2। देखो ध्यान से देखते जाएंगे, अब एक एक चीज समझेंगे, ठीक है। अब तक का जो तो जितना भी 4-5 क्लासों में हुआ है मैंने सारा रिवाइज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में, मतलब आज की क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, देखो देखो आज की जो है भाई, इसमें देखो पहले एक समीकरण मैंने कल तुम्हें बनाने के लिए दी थी, उसमें देखो क्या लिखा मैंने, CH4 प्लस में O2, ठीक है। कि अगर इसको करवाया था मैंने, और क्या लिखवाया था बताओ, क्या लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था बेटा CO2 प्लस में H2O, CO2 प्लस में H2O, CO2 प्लस में H2O। मैंने बोला था कि इसको घर से बनाने का ट्राई करेंगे, क्या किया सभी ने, ट्राई किया सभी ने। देखो नहीं किया तो अब देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे बेटा। यहाँ पे देखो, कल मैंने बताया था कि अब देखो यहाँ पे C भी बड़ा है और H भी बड़ा है, मतलब दोनों परमाणु क्या है, अलग अलग। C का मतलब कार्बन है और H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। अच्छा C कितने हैं यहाँ पर बताओ, C कितने हैं, C है सर हमारे पास 1, कितना है, 1 है। H कितना है सर, H है सर यहाँ पे 4। O कितना है बेटा, O है हमारे पास 2। अच्छा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सर C तो है सर 1 और O है 2, O है कितना 2। यहाँ पे H कितना है बेटा, H है 2 और O कितना है यहाँ पे 1 है, कितना है 1। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमको सबसे अधिक परमाणु की संख्या किसमें है, H में है, किसमें है, H में है। अच्छा यहाँ पे H में कितनी संख्या है बेटा, 4 है, क्या है 4। इधर H कितने हैं बताओ, इधर H है सर 2, H कितने हैं बेटा, 2 हैं। अगर 2 H हैं तो मुझे ये बताओ इसको 4 करना पड़ेगा, तो मैं किस संख्या से गुणा करूं, किस संख्या से गुणा करूं कि ये 2 है जो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, किससे गुणा करूंगा, तुम बोलोगे सर 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने ये क्या किया, ये 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब बताओ ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ पे जब 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, तो ये H कितना हो गया 4। ये 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा 2।
आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में यहां तक? अच्छा अब देखो, सी एक है, इधर इधर सी कितना है? एक, और इधर सी कितना है? एक। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एच यहाँ पे 4 है, एच यहाँ पे कितना है? 4। कोई दिक्कत नहीं है सर, बैलेंस है, अभी तक संतुलित है। अच्छा ओ देखो, ओ कितना है यहाँ पे? ओ है सर 2। ओ कितना है सर? यहाँ पे 2 है सर। कितना है? 2। और इधर कितना है? 2 ये रहा और 2 ये रहा, मतलब 4 है। तो इस 2 को मैं क्या करूंगा? 4 बनाऊंगा। भाई उस 4 को 2 तो बना नहीं सकते, तो 2 को क्या बनाएंगे? 4 बनाएंगे। 2 को 4 कैसे बनाएंगे? इस 2 को मैं किससे गुणा करूं कि ये 4 हो जाए? बताओ किससे गुणा करूंगा? इस सर इसको गुणा करेंगे हम 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो हम यहां पे लिख रहे हैं 2। अब ये 2 से गुणा होते ही ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा अब देखेंगे सभी, क्या ये परमाणुओं की संख्या समान हो गई है क्या? देखो कार्बन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के कितने? 4, ऑक्सीजन के 2 और 2 4। आ गई बात समझ में? ठीक है चलो अगला एक अब और करते हैं, और करते हैं बेटा अपन। देखो प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे अपन, प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रैक्टिस करोगे नहीं, है ना? मुझे तुम पे भरोसा है पूरी तरीके से, तो मैं यहीं पे करा रहा हूं। ठीक है देखो, अब एक और अभी एक और, अब इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे साथ साथ मेरे। H2SO4 H2SO4 प्लस में H2SO4 प्लस में NaNO2 NaNO2 NaNO2। ठीक है देखो H2SO4 प्लस में NaNO2, ये क्या क्या बनाएगा? HNO2 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 प्लस में H2SO4 H2SO4। ठीक है अब देखो, अब इसमें देखने का प्रयास करेंगे भाई। H2SO4 था, NaNO2 है, यहाँ पे HNO2 बना है, यहाँ पे H2SO4 बना है। अब इसको संतुलित करेंगे। चलो सभी पहले एक बार क्या करेंगे, खुद ही रफ में करेंगे, एक बार प्रयास करेंगे, सभी प्रैक्टिस करेंगे। रफ में क्या करेंगे, इनके परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। देखिए कौन कौन लिख सकता है, लिखेंगे सभी एक बार, सभी लिखेंगे, सभी लिखेंगे भाई, सभी लिखेंगे। चलो देखें, अब देखो वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद में प्रैक्टिस किया करो, फिर चालू कर लिया करो, फिर देखा करो क्या क्या हुआ है। ठीक है देखो H कितना है यहाँ पे भाई? H कितना है हमारे पास यहाँ पे? सर यहाँ पे H है जो 2 है। S कितना है? 1 है सर। O कितना है सर यहाँ पे? सर 4 है। अच्छा यहाँ पे Na कितना है? 1 है सर। N कितना है सर? 1 है। O कितना है यहाँ पे? 2 है सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो आगे देखते हैं। इधर देखो, इधर H कितना है? 1 है सर। N कितना है? 1 है सर। O कितना है? 2 है सर। इधर H कितना है? 2। इधर S कितना है? 1। S कितना है भाई? S कितना है? 1 है। S कितना है? 1। और O कितना है यहाँ पे? O कितना है? 4। ठीक है देखो, अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, देखेंगे पहले कौन सी है? 4। 4 है। ओ कितना है भाई? यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है? 6। 4 और 2 कितने हैं? 6। मतलब एक तो ये रहा 4 और एक ये रहा 2। मैंने तुम्हें बताया था कि SO4 आ जाए तो ऐसी ऐसे, जब मतलब SO4 आ जाए जब साथ साथ है तो इसको एक भी ले सकते हो सीधा का सीधा, कि भाई इधर SO4 कितना है। देखो इधर इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन कि भाई इधर SO4 कितना है। देखो यहाँ पे SO4 कितना है? 1 है। SO4 कितना है? 1। और इधर SO4 कितना है? इधर भी SO4 कितना है? 1 है। कैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से मैंने तुम्हें बताया था कल। ठीक है तो SO4 कितना है? यहाँ पे 1 है। चलो अब देखो, ज्यादा सरल लग रहा है तुम्हें। SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे SO4 कितना है? 1 है। कोई दिक्कत नहीं है सर। बड़ी वाली संख्या अपने पास हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन कितना है सर? यहाँ पे 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सर? 1 ही है। देखो एक तो ये रहा और 2 ये रहा, तो हाइड्रोजन 2 है, और यहां पे भी कितना है? 2 है। लेकिन हमको कितने चाहिए? 3 चाहिए। कितने चाहिए? 3। अच्छा अब बताओ क्या करें, किससे गुणा करेंगे इसको बताओ, किससे गुणा करेंगे? देखो इधर ऐसे लिख लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से लिख लो। H बराबर में कितने हैं यहाँ पे? 2। SO4 कितने हैं? 1 है। ठीक है इस तरीके से लिख लेंगे। और इसके बाद में Na कितने हैं? Na है सर हमारे पास 1। और NO2 कितने हैं? N का लगा लो N। ठीक है N कितना है? N है हमारे पास 1।
ठीक है, और O कितना है यहाँ पे, O है सर 2, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब जो ये सारी चीजें लिखी है ना अपन ने इधर, जो ये SSO4 ये सारी इधर भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इधर लिखेंगे H, इधर लिखेंगे SO4, फिर यहाँ पे लिखेंगे Na, फिर लिखेंगे N, फिर लिखेंगे O, ठीक है। यहाँ पे H देखो, देखो वो सारी चीजें लिख दी मैंने जो इधर थी, मतलब जो H, SO4, Na, NO ये सारी चीजें थी, इसको मैंने क्या किया, इधर लिख दिया। अब क्या है देखो, N मतलब H कितने हैं इधर, 2 और 1 3, तो 2 है प्लस में 1 है। इधर SO4 कितना है, 1 है। Na कितना है बताओ, Na कितना है बताओ, Na कितना है सर, यहाँ पे Na तो है ही नहीं, Na सॉरी Na2SO4 है, Na2SO4, Na2SO4 सॉरी भाई, देखो इधर देखेंगे, एक मिनट, Na कितना है यहाँ पे 2 है, और SO4 कितना है 1 है। चलो इधर देखेंगे, अब इधर Na हो गया H, अब देखो इधर वापस लिख लेते हैं एक बार इसको, देखो H2 कितना है यहाँ पे 2, और H यहाँ पे कितना है 1 है, कितना है 1, तो देखो देखो समझेंगे एक बार, बता देता हूँ सारे कोई, अब देखो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। H2 कितना, H कितना है यहाँ पे 2 है, H कितना है 2, SO4 कितना है 1, Na कितना है 1, N कितना है 1, और O2 कितने हैं, मतलब O कितना है 2। तो देखो यहाँ पे समझेंगे, H कितना था 2, सबसे बड़ी संख्या यही दिख रही है 2। अब हमको इस H को क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं किससे गुणा करूंगा 2 बनाने के लिए, सर 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे सर, ये 2 से गुणा कर दिया। अब ये 2 से गुणा कर दिया तो ये सारी चीजें डबल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो देखो कितनी हो जाएंगी, ये H तो हो गया 2, N भी हो गया 2, और O कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो, अब O को कर लेते हैं 4, एक बार O को कितने हैं यहाँ पे, देखो O कितने हैं यहाँ पे तो थे अपने पास कितने हैं 4, और यहाँ पे कितने थे अपने पास 4 थे, मतलब SO4 की जगह अपन वैसे ही लिख लेते हैं एक तरीके से, रुको S कितना है 1 और O कितना है अपने पास 4, ठीक है। अब देखो, अब इसको संतुलित करेंगे अपन, क्या करेंगे संतुलित। अब इसको संतुलित करेंगे तो अब समझो, इधर मैं क्या करूंगा कि जैसे ही ये O2 है, ये कितना है 2 है, O2 कितना है 2, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, देख भाई 4 तो ये रहे यहाँ पे ये, और 4 ही ये हो गए, तो 8 हो गए टोटल, 8 हो गए। इधर देखो कितने हैं, इधर अपने पास 4 तो ये रहे O, S कितना है 1 और O कितना है 4। अब देखो 4 O तो ये रहे और 2 ये रहे 6, तो हमको कितने बनाने हैं 8, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, ये 2 से गुणा करते ही ये सारी चीजें 2 2 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी बताओ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। अच्छा अब देखो H 2 था, H कितना था 2, तो H 2 है, H 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। S कितना है 1, S कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है। O कितने हैं 4, O कितने हैं यहाँ पे 4, कोई दिक्कत नहीं है। Na कितना है 2, Na कितना है देखो, Na कितना है 2, N कितना है 2, N कितना है 2, O कितने हैं 4, O कितने हैं यहाँ पे 4, हो गई संतुलित। देखो सभी देखेंगे एक बार संतुलित हुई या नहीं हुई, देखेंगे सभी संतुलित हुई या नहीं हुई, हो गई संतुलित। चलो आगे करते हैं, एक और करते हैं। Na देखो, अब एक और लिख लेते हैं, उतार लिए सभी ने, सभी उतार लेंगे भाई इसको, और इसको एक बार क्या है खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे देखो अभी जब नहीं करोगे ना तुम, अभी अगर नहीं करोगे तो तुम्हें परीक्षा में दिक्कत आने वाली है कि कैसे संतुलित करते हैं और कैसे नहीं करते, ठीक है। अभी नहीं आता समझ में तो कमेंट में लिखेंगे सर समझ में नहीं आया, जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो इस चीज को दोबारा देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। अब लिखेंगे एक और लिखेंगे NaBr, NaBr प्लस में, NaBr प्लस में लिखेंगे बेटा CaF2, CaF2, ठीक है। ये क्या बनाएगा हमारे पास, ये जो बनाएगा वो बनाएगा, ये जो बनाएगा वो बनाएगा NaF प्लस में क्या बनाएगा, देखो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं जिससे हमको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, NaF, ठीक है। और उसके बाद में बनाएगा हमारे पास CaBr2, चलो इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे, सभी संतुलित करने का प्रयास करेंगे भाई, करो संतुलित करने का प्रयास करेंगे सभी। देखो करते हैं। Na कितना है, देखो वही चीज लिखेंगे सबसे पहले। Na कितना है सर यहाँ पे, Na तो है अपने पास 1, Br कितना है सर 1 है,
यहाँ पे सी ए कितना है, 1 है, एफ कितना है सर, 2 है। इधर देखेंगे एन ए कितना है, 1 है, एफ कितना है, 1 है, इधर सी ए कितना है, 1 है, और बी आर कितना है, 2 है भाई, कितना है, 2। ठीक है, अब कोशिश करते हैं अपन समझने की। इधर देखो एन ए इधर 1 है, एन ए इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे पहले। इधर देखो बी आर है, ठीक है, बी आर है 2 तो, और दूसरा इधर क्या है, एफ 2 है। तो हम इस एफ वाले को कर ले या बी आर वाले को कर ले। अगर मुझे इसको क्या करना है, मुझे इस एफ को 2 बनाना है, इस एफ को क्या करना है, मुझे 2 बनाना है। इस एफ को 2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस एफ को 2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा सर, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। जब मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो एन ए भी 2 हो जाएगा और एफ भी 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब देखो ये वाली चीज हो गई यहां से। अब इधर देखो, अब इधर हमने एन ए का मतलब एन ए तो 2 कर दिया, लेकिन क्या इधर एन ए 2 है क्या, नहीं है सर। इसको भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। अगर इसको 2 बनाना पड़ेगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और ये भी हमारे पास 2 हो जाएंगे। अच्छा अब देखो ये संतुलित हो गई क्या, एन ए 2 है, एन ए 2 है, कोई दिक्कत नहीं। बी आर 2 है, बी आर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सी ए 1 है, सी ए 1 है, कोई दिक्कत नहीं। एफ 2 है, मतलब एफ कितने हैं, 2, तो एफ कितने हैं, 2। ये संतुलित हो गई आपके। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई क्या, इसमें कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना। चलो अब देखो और कर लेते हैं 1-2 की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो सवाल यहां से ऐसे पूछता है, जैसे यहां पे क्या दे देगा, इस तरीके से दे देगा वो, जैसे मैंने तुम्हें कल सवाल दिया था करने के लिए। चलो एक और लेते हैं, उसके बाद में हम इसमें बताता हूं कैसे पूछता है वो, ठीक है, और कैसे हमको वहां पे संतुलित करना है, इस चीज के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अपन ले लेते हैं एक और उदाहरण ले लेते हैं। HCl प्लस में CaCO3, HCl प्लस में CaCO3, HCl प्लस में CaCO3, और ये बनाएगा CaCl2, CaCl2 प्लस में CaCl2 प्लस में H2O प्लस में बनाएगा हमारे पास क्या, CO2। ठीक है, चलो इसको करेंगे। इसमें 3 उत्पाद बने हैं बेटा, क्या बने हैं, कितने उत्पाद बने हैं, 3। 2 अभिकारक हैं और उत्पाद कितने हैं, 3। ठीक है, चलो देखते हैं अब अपन कैसे क्या करेंगे। इधर देखो करते जाएंगे भाई। देखो यहाँ पे कैसे पूछ लेता है वो, जैसे यहाँ पे वो दे देगा x दे देगा मान लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो इस तरीके से y दे देगा, ये इस तरीके से देखो, जैसे मान लो यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे इसने y दे दिया, यहाँ पे इसने a दे दिया, यहाँ पे इसने b दे दिया, यहाँ पे इसने c दे दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे c दे दिया। चलो c दे दिया, मान लो क्या दे दिया, c दे दिया। ठीक है, c दे दिया, मान लो क्या दे दिया, c। तो यहाँ पे वो क्या पूछेगा, x या y की वैल्यू पूछ लेगा वो तुमसे, या फिर a b या c, इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ लेगा वो, किसी की भी वैल्यू पूछ लेगा, या तो x की पूछ लेगा, ये y की पूछ लेगा, a की पूछ लेगा, b की पूछ लेगा, c की पूछ लेगा। ठीक है, एक प्रश्न तो ये बनता है इस तरीके से। ठीक है, दूसरा वो सीधा दे देगा कि निम्न जो समीकरण दी हुई है इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। जो भी समीकरण दी हुई है इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। या फिर ऐसे दे देगा x y a b c, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है वो। एक भी पूछ सकता है भाई a और b का मान बताओ, ठीक है, दूसरा क्या दे सकता है, बी और सी का मान बताओ, ए और सी का मान बताओ, मतलब कोई सा भी उसके जो भी उसके मन करेगा ना वो उसमें से क्या कर देगा, उसको दे देगा। वो उसको क्या दे देगा, मतलब जो मतलब उसके जचेगी ना वो उसमें से क्या कर देगा, वो दे देगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं भाई, ठीक है, समझो, देखो समझ में आ गया। x का मान पूछ लेगा, y का मान पूछ लेगा, a का मान पूछ लेगा, b का मान पूछ लेगा, c का मान पूछ लेगा, किसी का भी पूछ लेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, है ना। अब देखो हमको क्या करना है, इन x y से अभी मतलब नहीं रखना, हमको अभी क्या करना है, h का मान देखना है। h का मान कितना है, 1, Cl का मान 1, Ca का मान 1, और CO3 C का मान कितना है, 1, और O का मान कितना है
3, ओ का मान कितना है 3 है, ठीक है। इधर देखो सी ए का मान कितना है 1, सी एल का मान कितना है 2, एच का मान कितना है 2, ओ का मान कितना है 1, यहाँ पे सी का मान 1 और ओ का मान कितना है 2 है, ठीक है। क्या है 2, देखेंगे सभी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है बेटा, क्या करना है, संतुलित, ठीक है। अब देखो संतुलित करेंगे अपन, तो देखो संतुलित करेंगे, क्या करेंगे अपन, अब यहां पे देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब देखो समझेंगे। यहां से हमको x का, y का, a का, b का, c का, किसी का भी मान पूछ सकता है वो, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, O3 है। O कितने हैं 3, अच्छा यहाँ पे O कितने हैं ये बताओ, O कितने हैं यहाँ पे, देखो एक तो ये रहा और 2 ये रहा, तो ये तो संतुलित है, 3 है अपने पास, 2 तो ये रहा और 1 ये रहा, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद में, उसके बाद में बड़ी संख्या और देखेंगे। h कितना है सर 2, h कितना है 2, h कितना है 2, इधर देखो h कितना है भाई, इधर देखेंगे h कितना है, इधर इधर कितना है h सर 1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। मतलब इस x को थोड़ी देर हटा देते हैं, x यहाँ पे लिख रहे हैं, इसकी जगह कितना लिखना पड़ेगा 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और Cl भी कितना हो जाएगा 2। अच्छा अब देखो H2 हो गया, क्या H2 इधर है और H कितना है इधर 2, Cl कितना है 2, Cl कितना है 2। देखो ये संतुलित हो चुकी, संतुलित हो चुकी। अगर ये संतुलित हो चुकी तो x की जगह कितना मान आया है, x की जगह मान आया है 2। अब तुम कहोगे सर बाकी की जगह क्या आएगा, तुम कहोगे सर बाकी की जगह क्या आएगा, तो बाकी की जगह क्या आएगा भाई, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 गुणा में होता है, गुणा में क्या होता है 1 होता है। अब देखो यहां से अब चाहे वो एक का मतलब ए का मान पूछ ले, बी का मान पूछ ले या सी का मान पूछ ले, अब तुम्हें पता चल गया कि भाई एक्स का मान कितना है 2, वाई का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 1 और सी का मान भी कितना है 1 है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा और तुम्हें बताना पड़ेगा कि सर एक्स का मान इतना इतना ऐसे ऐसे हो जाएगा, वाई का मान इतना हो जाएगा, ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना। आ गई बात समझ में, आ गई कि भाई समझ में, बताएंगे सभी, कमेंट में करेंगे। चलो एक और लेके देखते हैं और फिर उसी में एक्स वाई मान के फिर करते हैं अपन, ठीक है। चलो चलो करते हैं, देखो अब एक और ले रहे हैं, ठीक है। देखो FeCl3 FeCl3 प्लस में FeCl3 प्लस में NaOH, NaOH ये बड़ा ये दोनों NaOH, ठीक है। NaOH के बाद में हम इसको लिखेंगे FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। और इसके बाद में होगा NaCl प्लस में, देखो इसको बोलते हैं होल थ्राइज। होल थ्राइज का मतलब है कि जो भी चीज है, मतलब Fe और OH का होल थ्राइज, होल थ्राइज का मतलब ब्रैकेट लग के वो 3 से गुणा है, ठीक है। ट्वाइस बोल दे, होल ट्वाइस, तो मतलब क्या है ब्रैकेट लग के क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, मतलब ठीक है। आगे देखो अब इसको क्या करना है, जैसे मान लो वो यहाँ पे दे देगा भाई, यहाँ पे किस तरीके से दे देगा, वो तुम्हें दे देगा मान लो A, यहाँ पे दे देगा B, यहाँ पे दे देगा C, यहाँ पे दे देगा D, ठीक है। तो वो कोई सा भी मान पूछ लेगा कि भाई A और D का मान बताओ, A और D का मान बताओ। अगर हमें A और D का मान बताना पड़ेगा, इसमें क्या बताना पड़ेगा, A और D का मान बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो A और D के मान के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, A और D के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, या मान लो या पूछ ले वो A और B का मान पूछ ले, C और D का मान पूछ ले, किसी का भी मान पूछ सकता है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे भाई क्या है, यहाँ पे Fe का मान कितना है 1, Cl का मान कितना है 3, Na का मान कितना है 1, O मतलब O कितना है 1 और H कितना है बेटा 1 है, ठीक है। इसी तरीके से इधर देखेंगे अपन क्या कि Fe का मान कितना है 1। अब देखो O कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और H भी कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे Na कितना हो जाएगा, Na कितना हो जाएगा 1 और Cl का मान कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 कैसे हुआ, मैंने बताया था तुम्हें कल कि जब भी कोई ब्रैकेट होगा वो क्या करेगी, जो संख्या जिसके साथ जुड़ी हुई है उसको भी उतना ही गुना कर देगी। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये 4 गुना हो जाती, 3 गुना है तो 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलो आगे देखते हैं।
अब हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को संतुलित करेंगे। मैंने बताया था जिसमें जिसकी अधिक परमाणु की संख्या होगी उसको संतुलित करेंगे। चलो इधर देखो, इधर क्या है, 3 ही है। Cl यहाँ पे कितना है बताओ, यहाँ पे Cl कितना है 3 और यहाँ पे Cl कितना है 1। इस Cl को मतलब इस क्लोरीन को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा बेटा। कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 3 बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। चलो इस 3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ये लो मैंने 3 से गुणा कर दिया। अब जब ये 3 से गुणा किया मैंने, अब ये 3 से गुणा किया तो अब देखेंगे कि जो 3 से गुणा किया है तो ये भी हो गया 3 और ये भी हो गया 3। अच्छा बताओ, आ गई बात समझ में? थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो Cl 3 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। Na कितना हो गया भाई, यहाँ पे Na कितना हो गया, 3 हो गया सर। और यहाँ पे Na कितना है, 1 है सर। तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, हमको 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये सारी चीजें भी कितनी हो जाएंगी, 3 गुना हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी भाई? 3 से गुणा किया है मतलब पूरी संख्या 3 से गुणा होगी तो 3 3 और 3। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा अब देखते हैं, Fe होना चाहिए 1। इधर देखते जाएंगे सभी, Fe कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ पे Fe कितना है 1। Cl कितना होना चाहिए 3, यहाँ पे Cl कितना है 3। ठीक है, इधर देखेंगे Na कितना होना चाहिए 3, Na कितना है यहाँ पे 3, Na कितना है 3। O कितना होना चाहिए 3, O कितना है 3। H कितना होना चाहिए 3, तो H कितना है 3। मतलब ये संतुलित हो गई। हमसे किसका मान पूछा था? अब मैंने बताया था जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो अब वो चाहे किसी का भी मान पूछ ले अपन से, किसका पूछेगा, मान लो A का और B का पूछता तो हम लिखते कि भाई A का मान तो कितना है 1 है सर, और B का मान कितना है, B का मान कितना है बेटा, B का मान है 3। ठीक है, C का मान कितना है, C का मान है सर 1, और D का मान कितना है, D का मान है सर 3। आ गई बात समझ में? भाई यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बताएंगे सभी? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? देखो आज ये संतुलित करने के इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 1 नंबर की बात अपनी है ना। अब 6 में से 1 को कैसे जाने देंगे भाई? 90+ की तैयारी करनी है तो 6 में से 1 को कैसे जाने देंगे? ठीक है, तो हम जाने नहीं दे सकते। हमने बताया कैसे कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, उतार लेंगे इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो और कर लेते हैं एक, और उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक कर लेते हैं। लो सवाल दे देता हूं मैं एक, इसको तुम करोगे थोड़ा सा। देखो P प्लस में O2, P प्लस में O2, P प्लस में O2, इसको कर रहा हूं, इसको बोलेंगे अपन P2O5, P2O5। चलो चलो करेंगे सभी। अब ये मत कहना गुरु जी सरल सरल से तो तुमने कर दिए और अब कठिन सा हमको दे दिया। कठिन सा कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं, देखेंगे सभी, एक बार करने का ट्राई करेंगे। वीडियो को रोकेंगे, फिर एक बार करने का प्रयास करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखे? ठीक है, चलो देखो P कितना है, P कितना है यहाँ पे भाई अपने पास, 1 है सर। O कितना है सर, 2 है। यहाँ पे P कितना है, 2 है। और O कितना है, 5 है सर। O कितना है, 5। अच्छा अब ये बताएंगे, देखो ये बड़ा मजेदार चीज है। छोटा सा दिख रहा है लेकिन ये क्या है, बड़ा खतरनाक सा है। क्यों है? क्योंकि सर 2 तो कभी 5 बन ही नहीं सकता, ना 5 कभी 2 बन सकता। तो इसको क्या करें भाई, ऐसी जब कंडीशन आ जाए जिसमें मतलब अपने पास अभाज्य संख्या आ जाए, जहां पे कुछ बन ही नहीं रहा, जहां पे कुछ बन ही नहीं रहा, उस पर हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या ले लेंगे जो दोनों से डिवाइड होती हो। जैसे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 2। अच्छा इसको किस संख्या से गुणा करूं, मतलब ऐसी कोई संख्या जो 2 से भी भाग जाती हो और 5 से भी जाती हो। बताएंगे सभी, बताएंगे सभी, कौन सी जाती है बताओ, बताओ कौन सी जाती है, बताओ। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 10-10 बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, 10। तो इसको 10 बनाने के लिए इस O को 5 है, O कितना है, 5 भाई। 10 है जो 2 से भी भाग हो जाता है और 5 से भी भाग हो जाता है कि नहीं हो जाता भाई? अब अपने पास ऐसी कोई संख्या है नहीं जिससे मतलब 2 से भी कर दे और 5 से भी कर दे। हम ले रहे हैं 10 को। क्यों? क्योंकि अगर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 10। तो ये तो हो गया 10, ये हो गया 10, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई बताओ? ये हो जाएगा अपने पास P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा अपने पास 10। अच्छा अब देखो सर P को हमने कितना, यहाँ पे कितना है, P कितना है, P कितना है, 1 है। ये देखो मैंने अलग क्यों लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज है। चेंज क्या है कि इसमें मतलब यहाँ पे जो 5 था इसको कैसे संतुलित करेंगे। तुम यहाँ पे 1 लगाते, 2 लगाते, 3 लगाते, प्रयास करते रहते तुम, तो इसमें पता नहीं चलता कि सर कैसे क्या करें, इस 2 को क्या करें। तुम 5 सोच के कहीं कितनी बड़ी संख्या आ गई, ऐसा तो होता ही नहीं है समीकरण में। 1 2 लेते हैं, न्यूनतम अंक लेते हैं। न्यूनतम अंक ही है बेटा, ये न्यूनतम अंक है। क्या इनमें से दोनों में से ऐसा थोड़ी कुछ कट रहा हो, या फिर मतलब और कुछ बड़ा है क्या इसमें? नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ने देखा
कि O को 5 था, इसको हमने 10 बनाया। क्यों? क्योंकि 2 को 5 से गुणा करने पर 10 हो जाता और 5 को 2 से गुणा करने पर क्या हो जाता? 10 हो जाता। ठीक है, ये वाली चीज दिमाग में लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 3 होता, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं हम? उस कंडीशन में क्या करते? उस कंडीशन में हम एक ही काम करते कि वहां पे 3 और 7 दोनों का मतलब लेस है लेके देख लिया करो। क्या देख लिया करो? लेस है। लेस है का मतलब है दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया करो। तो 7 और 3 का गुणा कितना हो जाता? 21। तो हम इसको 7 से गुणा करते, दूसरी संख्या को 3 से गुणा करते, मतलब 7 वाली को 3 से और 3 वाली को 7 से, तो हमारी समीकरण संतुलित होती। अब यहां पर हमने यही किया है। 5 और 2 में ऐसा कुछ है था ही नहीं जो कॉमन हो। हमने क्या किया? 5 को 2 से किया और 2 को 5 से किया। तो यहां पे देखो अब पी कितना हो गया? 4, और यहां पे पी कितना है? 1 है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कितना बनाना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा? 4 से गुणा करूंगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा भाई। अब बताओ ये संतुलित हुई या नहीं हुई? संतुलित हुई या नहीं हुई? हो गई सर। चलो उतार लेंगे, एक बार उतार लेंगे, उतार लेंगे सभी, उतार लेंगे सभी। चलो उतार लिए सभी ने। देखो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है। 2-3 सवाल मैं तुम्हें 2-3 समीकरण दे रहा हूं जिनको तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वो तुम्हें खुद से करनी है। बाकी देखो प्रैक्टिस मैंने काफी सारी करा दी, 10-12 समीकरण करवा दिए। ठीक है, किताबों की जो जो सारी चीजें हैं वो तुम्हें एक एक बार देख लोगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब देखो। अब तुम सोचोगे सर सूत्र क्यों लिखवाए थे? अब तुम क्या देखोगे? जब किताब के पीछे जाओगे ना, तुम किताब के जब क्वेश्चन देखोगे, वो क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम किताब के क्वेश्चनों को भी लेंगे और किताब के क्वेश्चनों को करेंगे, किताब के अंदर वाले भी और किताब के बाहर वाले भी। ठीक है, अब उसमें क्या था? अब देखो उसमें क्या आएंगे। उसमें क्या है, जैसे दे रखा होगा उसने सीधे लिख रखा होगा सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो हमें उनके सूत्र आना जरूरी है। जब उनके सूत्र आ जाएंगे तो वो बोलेगा कि इसको संतुलित भी करके देखना है। ठीक है, जब लास्ट वाली क्लास होगी अपने इस चैप्टर की, तो उसमें हम किताब के पीछे वाले जो प्रश्न है और किताब के अंदर वाले जो प्रश्न है उन दोनों को कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी अपना नोट्स का जो काम है वो सारा कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो अब देखो, अब अपनी ये समीकरण संतुलित हो गई। अब क्या आता है? अगला टॉपिक आता है तुम्हारा भाई कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलो 2 मिनट में मैं तुम्हें बता देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास आने वाली है। देखो अब आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिनमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाओं को और क्या, और कौन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया को अपन कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं? अपघटन प्रकार की अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? और बताओ। उसके अलावा हम पढ़ेंगे भाई इसमें विस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़ रहे होंगे हम? उसके अलावा हम क्या पढ़ रहे होंगे? उपचयन पढ़ रहे होंगे। उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। दूसरा होता है अपचयन, जिसको अवकरण भी बोलते हैं। देखो ऑक्सीकरण को अपचयन बोलते हैं, मतलब ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं, ये तो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन उपचयन को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया। ये वाली चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम पढ़ रहे होंगे भाई तुम्हारे, देखो उपचयन हो गया, अपचयन हो गया, उसके बाद में पढ़ेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को और क्या बोलते हैं? उपापचयी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपापचयी अभिक्रिया या उपापचयन बोलते हैं। उपापचयन का मतलब जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे होंगे? उसके बाद में हम पढ़ रहे होंगे कि मतलब जो वियोजन की अभिक्रियाएं उनके प्रकार पढ़ रहे होंगे। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से? प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और तापीय, मतलब प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन और तापीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन को तापीय वियोजन भी बोलते हैं। एक एक चीजें मैं लिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे होंगे? उसके बाद हम संक्षारण पढ़ेंगे और उसके बाद में विकृत गंधिता पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब मैं एक एक चीजें लिखाता हूं। चलो लिखेंगे सभी, हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो अब मैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के जो सारे प्रकार है जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, एक एक करते लिखते जाएंगे साथ साथ मेरे। ठीक है, लिखेंगे सभी। पहला लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया। पहला लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ रहे होंगे हम क्या? दूसरी पढ़ रहे होंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या लिख देंगे?
वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब भी टूटना होता है और वियोजन का मतलब भी क्या होता है? टूटना होता है। इस वियोजन अभिक्रिया के क्या रहेंगे? प्रकार रहेंगे भाई। इस वियोजन अभिक्रिया के क्या रहेंगे? प्रकार। चलो मैं इसको अलग से लिखाता हूं, एक मिनट रुको। तो चलो तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूं। हेडिंग तो वही रहने देंगे, एक बार रुकेंगे। रासायनिक विक्रियाओं के प्रकार। चलो हाथ से ही लिख लेंगे, कोई बात नहीं। काटाकुटी तो नहीं किया किसी ने? चलो, अरे वो तुम्हें मैं इसमें इस तरीके से समझाता, चलो कोई नहीं, माइंड मैप बना के। चलो कोई नहीं, पहले देखते हैं। पहले अपने पास संयोजन अभिक्रिया लिख लेंगे भाई, ऐसे ही लिख लेंगे ना, संयोजन अभिक्रिया। गुस्सा मत करना भाई, काटा पीटी हो गई तो। दूसरा लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। घटन, ठीक है। इसके देखो, अब इस वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रकार। पहला होता है ऊष्मीय या तापीय वियोजन। ऊष्मीय या तापीय वियोजन, या तापीय वियोजन। दिख रहा है ना भाई यहां तक? ऊष्मीय या तापीय वियोजन, ठीक है। दूसरा होगा अपने पास क्या? विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, ठीक है। तीसरा होगा अपने पास क्या? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में तीसरी लिखेंगे बेटा। तीसरी क्या लिखेंगे? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया, क्षेपी अभिक्रिया। चौथी जो होगी वो होगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी अभिक्रिया, ठीक है। पांचवी लिखेंगे। पांचवी कौन सी होगी अपने पास? पांचवी होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। छठी जो होगी वो होगी अपने पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे? सातवीं लिखेंगे उपचयन अभिक्रिया। चयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आठवीं लिखेंगे हम क्या? उपचयन के बाद में आती है अपचयन। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। नौवा लिखेंगे अपन, यहां पे लिख रहा हूं मैं नौवा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स
क्रिया। 10वां जो लिखेंगे वो लिखेंगे उसमें आप संचारण। 11वां जो होगा वो पढ़ेंगे अपन विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है। देखो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे और अब मैं एक एक इनके बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आती है तुम्हारी संयोजन अभिक्रिया। क्या आती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया अलग होती है, वो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो संयोजन और योगात्मक में दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में ही चीजें देखो, दोनों में ही क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे संयोजन का मतलब क्या है? यहाँ पे संयोजन में हम सारी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे हम 4th चैप्टर की बात करेंगे वहां उसने क्या है, योगात्मक का अलग से दिया हुआ है। जब योगात्मक अभिक्रिया हम किसमें पढ़ेंगे? 4th चैप्टर में, तो उसको इसके साथ नहीं मिलाना, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई? संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक मतलब दो मतलब देखो जैसे इस तरीके से समझेंगे। इस तरीके से कैसे समझेंगे? 1 मिनट रुको। देखो संयोजन में क्या होगा, जैसे मान लो ये अभिकारक और ये अभिकारक दोनों जुड़ेंगे, दोनों क्या करेंगे? जुड़ेंगे। दो अभिकारक है, एक ये वाला एक ये वाला। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ये वाला अभिकारक और ये वाला अभिकारक, दोनों अभिकारक क्या करेंगे? जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे? एकल पदार्थ बनाएंगे, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण हम इसका लिखेंगे बाद में, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें क्या कर रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब भी क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब भी क्या होता है? टूटना, ठीक है। अब देखो अपघटन भी और वियोजन भी दोनों एक ही चीजें हैं। तो देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम 3 तरीके की वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अब अभिकारक कितना है? एक। संयोजन में कितने थे? दो या दो से अधिक थे, और वो क्या बना रहे थे? एकल उत्पाद बना रहे थे। इसमें क्या होगा कि अभिकारक कितना है? एकल अभिकारक है। तो एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक क्या करता है? टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है? अलग अलग उत्पाद बनाता है। दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, मतलब अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, इसमें हम 3 तरीके की वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहला होगा ऊष्मीय या तापीय वियोजन। ऊष्मीय या तापीय वियोजन, ऊष्मीय या तापीय वियोजन। अब ये क्या होता है? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा या ताप की जरूरत पड़ती है। ऊष्मा या ताप की क्या पड़ती है बेटा? जरूरत पड़ती है। वो क्या कहलाता है हमारे पास? ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन, देखो हाँ, विद्युत वियोजन क्या होगा? ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? विद्युत की जरूरत पड़ती है, मतलब बिजली की जरूरत पड़ती है। वो क्या कहलाती है? विद्युतीय वियोजन कहलाती है। तीसरी क्या होती है? प्रकाशीय वियोजन। वह वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहलाती है? प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। तीसरी आती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब भी कोई पदार्थ बनता है, जब भी कोई उत्पाद बनता है, जब भी क्या बनता है? कोई उत्पाद बनता है, तो उसके साथ साथ ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न। इसके जैसा ही दूसरा है हमारे पास ऊष्मा शोषी। क्या है? ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब है शोषण करने वाला। शोषण का मतलब उसको चाहिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमको क्या देनी पड़ती है? बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा क्षेपी में तो ऊष्मा बनती है, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। आ गई बात समझ में? देखो ऊष्मा क्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करते हैं हम? पदार्थ को तोड़ने के लिए, मतलब जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहां पे होती है बताओ? जब हम घर की सफेदी करते हैं, घर की क्या करते हैं हम? सफेदी करते हैं। जब घरों की जब पुताई करते हैं तो उसके लिए जो कड़ी के टंटे आते हैं, मतलब जो सफेदी के जो टंटे होते हैं ना भाई, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। जब उसको हम पानी में पटकते हैं तो वो क्या बनता है? देखो
पानी में पटकते ही वो क्या बन जाता है हमारे पास, क्या बन जाता है, उसमें H2O ऐड हो जाता है, मतलब पानी ऐड हो जाता है। उसके बाद में तुमने देखा होगा उसमें ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। दूसरा आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ को तोड़ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी बात आती है विस्थापन अभिक्रिया की, किसकी आती है, विस्थापन अभिक्रिया की। जो मैंने सक्रियता श्रेणी लिखाई थी वो अब यहाँ पे काम आएगी विस्थापन अभिक्रिया में, किसमें काम आएगी, विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई तत्व हो या पदार्थ हो, ये यौगिक को समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें क्या करता है, कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित। जब इसकी बात कर रहे होंगे अच्छे अच्छे उदाहरणों से समझाऊंगा, तुम्हारे अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे विस्थापन और यहाँ पे द्विविस्थापन, द्वि का मतलब क्या होगा, दो विस्थापन कर लेंगे, मतलब दो तत्व होंगे जो क्या कर लेंगे, दो तत्व होंगे वो क्या कर लेंगे, अपना आदान प्रदान कर लेंगे। तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी क्या बोलते हैं अपन, इसमें देखो दो का आदान प्रदान होगा, द्विविस्थापन मतलब दो तत्वों का आदान प्रदान होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो करेंगे तो मतलब एक तो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा इसके पास आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के आदान प्रदान कर रहे हैं ना, एक दूसरे तत्व का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, तत्वों का आदान प्रदान होता है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी आती है उपचयन, फिर अपने आती है अगले उपचयन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। उपचयन क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती है। देखो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का मतलब मतलब उपचयन, ठीक है। उपचयन और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि। जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही होगी तो हाइड्रोजन में कमी हो रही होगी, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही होगी तो क्या हो रही है, हाइड्रोजन में कमी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी आती है अपने पास अपचयन या अवकरण। अब देखो जैसे इसका उल्टा है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, कमी। हाइड्रोजन में क्या होगी, वृद्धि, और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, कमी। वो क्या कहलाएगी अपने पास, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है अपने पास रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। मतलब उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उपचयन हो और फिर अपचयन हो, नहीं, उपचयन अपचयन या अपचयन उपचयन कुछ भी हो सकता है, दोनों में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी मैं जैसे बोल रहा हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले का अपचयन हो दूसरे का उपचयन, नहीं, पहले का उपचयन भी हो सकता है, दूसरे का अपचयन हो सकता है, या फिर पहले का अपचयन दूसरे का उपचयन, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, मतलब अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे पदार्थ का उपचयन हो रहा हो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसको उपापचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपापचयन अभिक्रिया। देखो उपोपचयन अभिक्रिया या उपोपचयन अभिक्रिया, उपोपचयन अभिक्रिया, ठीक है। देखो उपोपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो 10वां आता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है भाई, संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या होता है, जब भी कोई धातु की वस्तु खुले स्थान पर रह जाती है, क्या हो जाती है, खुले स्थान पर रह जाती है। जैसे मैं तुमने जंग लगने का बता रहा था ना, तो देखो संक्षारण अलग चीज है, जंग लगना अलग चीज है। संक्षारण एक प्रोसेस है बेटा, संक्षारण क्या एक प्रोसेस है। जंग लगना संक्षारण है, मैंने मान लिया, लेकिन संक्षारण का मतलब केवल जंग लगना नहीं है। तांबे के ऊपर मतलब हरी परत का छड़ना, मतलब चांदी के ऊपर काली परत का छड़ना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण। तो लोहे पर जंग लगना मतलब संक्षारण का उदाहरण है, संक्षारण का क्या है, उदाहरण
उदाहरण। कई बार क्या पूछता है वो संक्षारण किसे कहते हैं, तो सीधा लिख देते हो, क्या लिख देते हैं बच्चे बहुत सारे कि लोहे पर जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। अरे वो तो ठीक है, वो तो उदाहरण है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है भाई, संक्षारण एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी धातु अगर खुले वातावरण में रह जाती है, खुले वातावरण में रह जाती है तो वो क्या करती है, जो आसपास का जो वातावरण है उसमें जो आर्द्रता है, नमी है, उसके साथ और ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ मतलब नमी के साथ और आर्द्रता या नमी के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या कर लेती है, इसके ऊपर क्या बना लेती है, ऑक्साइड की पतली परत बना लेती है। ऑक्साइड की क्या बना लेती है, पतली परत बना लेती है। उस ऑक्साइड की पतली परत से क्या होता है, जो ये धातु होती है अपने पास, जो भी धातु होती है उसकी ऊपरी परत जो होती है वो कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तथा उसकी दक्षता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ रहे होंगे, लिखा रहा हूंगा तब एक एक चीजें समझाऊंगा, उदाहरण से भी, चित्र से भी, सब तरीके से। ठीक है, विकृत गंधिता का मतलब समझो। विकृत का मतलब है खराब होना, गंधिता का मतलब गंध में, मतलब जब भी कोई चीज है जिसकी गंध है उसमें अगर खराबी आ जाती है तो वो विकृत गंधिता। इसमें क्या होंगे, खाने पीने की चीजें होंगी, जब भी वसायुक्त पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ जिनमें मतलब तेल ये हो या घी हो, वसायुक्त होते हैं, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, इनको बोलते हैं वसायुक्त। जब भी कोई वसायुक्त खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, खुले वातावरण में रह जाता है, खुले वातावरण में क्या हो जाता है, रह जाता है, तो उसके गंध और स्वाद में क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, मतलब वायु वो क्या करता है कि ऑक्सीजन जो होती है ना, वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्रिया कर लेता है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसमें। ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो वस्तुएं होती है, खाद्य वस्तुएं, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम विकृत गंधिता कहते हैं। आ गई बात समझ में। देखो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, मैंने सारी चीजें डिस्कस की है। अब ऐसा नहीं है, आज देखो जो मैंने चीजें लिखाई हैं इनको मैंने एक बार तुम्हारे दिमाग में डाला कि भाई क्या क्या चीजें हैं। अब देखो कल मैं क्या करूंगा, इन चीजों को रिवाइज नहीं करूंगा, जो मैंने अब तक पढ़ी है उनको अपन रिवाइज कल नहीं करेंगे। ठीक है, उनको अपन परसों करेंगे। ठीक है, या फिर देख लेंगे, जैसा भी होगा, कल करने का होगा तो कल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपन कल क्या करेंगे, यहाँ से संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया, एक एक चीजें पढ़ेंगे, एक एक चित्र से समझाऊंगा, सारी चीजें लिखते जाएंगे और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कितने टाइम हो गया? चलो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन ने देखो यहाँ पे अपन ने अब जैसे ये तीनों अभिक्रिया समझाई, यहाँ से प्रश्न जो बनता है ना, यहाँ पे स्टार लगा लेंगे भाई, स्टार लगा लेंगे। देखो यहाँ से क्या होती है कि अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो पूछता है सबसे ज्यादा, यहाँ से विद्युत वियोजन का चित्र पूछता है। ठीक है, विद्युतीय वियोजन का क्या पूछता है, चित्र पूछता है। संक्षारण से बार बार उदाहरण पूछता है। ठीक है, विकृत गंधिता अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन उपचयन और अपचयन ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाने वाली है। इनमें क्या पूछता है वो, जैसे एक अभिक्रिया दे देगा, ऐसे अभिक्रिया दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन से पदार्थ का अपचयन हुआ है और कौन से पदार्थ का उपचयन हुआ है, कौन से पदार्थ का अपचयन और कौन से पदार्थ का उपचयन हुआ है, उसमें हमको बताना पड़ेगा। उसमें देखो बहुत सारा कंफ्यूजन है, कैसे कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैं एक एक चीजें क्लियर कराऊंगा। तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक एक चीजें मैं समझाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा। ठीक है, जब पहला चैप्टर मैं करा दूं, पहला चैप्टर जब मैं करा दूं और मैं तुम्हें कहूं कि हाँ भाई अब तुम अपने क्वेश्चन जो भी हैं पिछले सालों के या कुछ भी है उनको तुम ट्राई कर लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं होगा, सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे तुमसे, सारे क्वेश्चनों को तुम कर सकते होगे। ठीक है, अब देखो यहां से और क्या पूछता है, और जो चीज पूछता है वो यहां से, हाँ ज्यादातर इन्हीं से पूछता है। दूसरा ये संयोजन अभिक्रिया, इसका उदाहरण पूछता है भाई, संयोजन अभिक्रिया का क्या पूछता है, उदाहरण, और विस्थापन का भी उदाहरण पूछता है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का चीजों को पूछता है। अब देखो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इनमें क्या करता है, वो गड़बड़ी करता है। कैसे गड़बड़ी करता है कि जैसे कोई अभिक्रिया दे देगा, ठीक है, एक चीज और लिखेंगे, एक अभिक्रिया और रह गई अपने पास, और वो रह गई अपने पास कौन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो बार भी लिख लेंगे यहाँ पे, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ये वाली और देखेंगे, इसमें भी इसको भी स्टार लगा लेंगे, और ये देखो ये चीज। ठीक है।